Morning students, in your social science we are studying resources and development. हम resources and development पढ़ाई कर रहे हैं. In our last it means previous day class we studied our relationship with natural resources. हमने कल जो पढ़ाई किया था नेचुरल रिसोर्सेज और हमारा रिलेशनशिप क्या है, मतलब प्राकृतिक संपदा के साथ हमारा रिश्ता क्या है. Now today we will study the topic is who owns natural resources. क्वेश्चन मार्क है. who owns मतलब मालिक होना. इसका मतलब क्या बोल रहा है? who owns natural resources मतलब संसाधन किसका है. ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है वह किसका संसाधन है. देखिए, एज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन ह्यूमन लाइफ ग्रू questions arose about who should control them, how should they be used and who should benefit from their use. इसमें क्या है टॉपिक? देखिए, संसाधन किसका, who owns natural resources. एज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन ह्यूमन लाइफ ग्रू मतलब जैसे जैसे संसाधनों का महत्व बढ़ा, उन पर नियंत्रण किसका हो और उपयोग कैसे हो, किसकी भलाई के लिए हो, किसकी भलाई के लिए हो, यह क्वेश्चन आया. मतलब एज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन ह्यूमन लाइफ ग्रू जैसे जैसे हमारा ह्यूमन लाइफ में संसाधनों का महत्व बढ़ा. क्वेश्चंस अरोज, क्या क्वेश्चन आया, क्या प्रश्न आया? हु शुड कंट्रोल देम कि उनको कंट्रोल या नियंत्रण कौन करेगा. हाउ शुड दे बी यूज कैसे इसका उपयोग होगा, नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कैसे होगा. एंड हु शुड बेनिफिट फ्रॉम देयर यूज और कौन उसका उपयोग से, नेचुरल रिसोर्सेज के उपयोग से तो किसका भलाई होगा. इसका मतलब सीधा सा बात है. मैं आपको एक लाइन में अगर बोलूं, जैसे जैसे संसाधनों का महत्व बढ़ा, उन पर नियंत्रण किसका हो और उपयोग कैसे हो और किसकी भलाई के लिए हो, यह प्रश्न आया. राइट. एज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन ह्यूमन लाइफ ग्रू क्वेश्चन अरोज अबाउट who should control them, how should they be used and who should benefit from their use. Different communities answered these questions in different ways. डिफरेंट कम्युनिटीज़ यानी इन सवालों का जवाब विभिन्न समाज ने अलग अलग तरीक़ों से निकाला. डिफरेंट कम्युनिटीज़ यानी अलग अलग समाज, अलग अलग समाज. Different communities answered these questions in different ways. समाज अलग अलग थे, कम्युनिटी अलग अलग थे, उन्हें अपने अपने तरीक़ों से या विभिन्न समाजों ने अलग अलग तरीक़ों से इस सवाल का जवाब निकाला. In some societies, the people enjoyed collective rights to natural resources. देखिए क्या मतलब है यहाँ पे कि इन सम सोसाइटीज़ कुछ समाजों ने, राइट, कई समाजों में संसाधन पर अधिकार पूरे समाज के पास संयुक्त रूप से रहा. देखिए, इन सम सोसाइटीज़ कुछ समाजों में द पीपल इंजॉयड कलेक्टिव राइट का मतलब संयुक्त रूप से टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड फ्रेम्ड कम्युनिटी लॉस एंड रूल्स टू यूटिलाइज देम जुडिशियसली. राइट. जुडिशियसली मतलब उचित उपयोग, उचित तरीके से. यानी कि कई समाजों में संसाधनों का पर अधिकार पूरे समाज के पास संयुक्त रूप से रहा, पहला चीज़. और उसके उपयोग के लिए सामुदायिक नियम कानून बने. यहाँ पे जैसे लिखा है ना, सामुदायिक नियम कानून, किसका मतलब क्या होता है? देखिए, इन सम सोसाइटीज़ द पीपल इंजॉयड कलेक्टिव राइट यानी कि सभी के पास संयुक्त रूप से राइट्स या अधिकार बने टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड फ्रेम्ड कम्युनिटी लॉस. इसी कम्युनिटी लॉ को हम कहते हैं सामुदायिक नियम. यानी कम्युनिटी, सामुदायिक नियम का मतलब क्या होता है? पूरे समुदाय के लिए नियम. समुदाय मतलब कम्युनिटी लॉस एंड रूल्स टू यूटिलाइज देम जुडिशियसली. राइट.
जुडिशियसली यूज का मतलब क्या होता है? उचित उपयोग, ताकि उचित उपयोग हो सके। दे कंसिडर्ड लैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर सोर्सेज एज कॉमन प्रॉपर्टी। यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब साझी संपत्ति, कॉमन यानी साझी संपत्ति, राइट। यानी इसका मतलब क्या होता है कि जमीन, जंगल, पानी के जो स्रोत थे, रिसोर्सेज थे, ये पूरे समाज की साझी संपत्ति मानी गई, राइट। दे कंसिडर लैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर। जो लैंड है, फॉरेस्ट है, वाटर है, ये कॉमन प्रॉपर्टी मानी गई, राइट। अब दीज सोसाइटीज सॉ नेचुरल रिसोर्सेज एज डिवाइन, नॉट एज समथिंग दे कुड एक्सप्लॉइट फॉर देयर पर्सनल यूज। देखिए क्या हुआ है कि अक्सर ये समाज अपने प्राकृतिक संसाधन को केवल भोग की वस्तु न मानकर उन्हें देवी का दर्जा दिया, देवी का दर्जा दिया। देखिए दीज सोसाइटीज सॉ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ये सोसाइटी क्या किए, ये समाज क्या किए, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या प्राकृतिक संसाधन हैं, उन्हें डिवाइन, डिवाइन का मतलब रिलेटेड टू गॉड, देवी का दर्जा दिए, राइट। नॉट ए समथिंग दे कुड एक्सप्लॉइट, दे कुड एक्सप्लॉइट का मतलब उपभोग की चीज़ें, राइट, उपभोग की चीज़ें नहीं माने अपने पर्सनल व्यक्तिगत फायदे के लिए। फॉर देम द लैंड, ट्रीज, रिवर्स, ओशंस, एनिमल्स एंड mountains were gods and goddess who provided them their livelihood। livelihood का मतलब आजीविका, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ है कि अक्सर ये समाज क्या किए, अपने प्राकृतिक संसाधन को भोग की वस्तु ना मानकर उन्हें देवी का दर्जा दिए। और आगे क्या बोल रहा है, और मानने लगे कि जमीन, पेड़, नदी, समुद्र, जानवर, चट्टान आदि देवी देवता है जो हमें आजीविका देता है, राइट। लाइवलीहुड यानी आजीविका। देखिए इन दीज सोसाइटीज, इन दीज सोसाइटीज everyone had access to natural resources, but no one had the right to exploit them irrationally or irresponsibly। ठीक है। अब यानी कि इरेशनली, इरेशनल का मतलब क्या होता है, अनुचित तरीके से, राइट। इरिस्पॉन्सिबली यानी भी अनुचित तरीके से। इस तरीके से समाज का कोई सदस्य संसाधनों का अनुचित उपयोग नहीं कर सका और सबकी उन तक पहुंच बनी रही, राइट। एक्सप्लॉइट करना मतलब उपयोग करना उसका। फिर आगे क्या होता है, नाउ इन सम सोसाइटीज द कम्युनिटी डिड नॉट कंट्रोल नेचुरल रिसोर्सेस। अब कंट्रोल ले इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल। कुछ समाजों में, इन सम सोसाइटीज, कुछ समाजों में संसाधन सामुदायिक नियंत्रण में ना होकर कुछ व्यक्तियों के हाथ में रहा, राइट। In some societies, the community did not control natural resources. Control lay in the hands of a few people. मतलब कुछ समाजों में संसाधन सामुदायिक नियंत्रण में न होकर व्यक्तियों के हाथ में रहा। A small class of landowners owned the land. A small class of landowners owned the land and reaped the benefits by making the common people for their land। इस तरीके से इनमें से कुछ भी भू स्वामियों, जैसे लैंड ओनर का मतलब जो मालिक होता है लैंड का, यानी भू स्वामियों का जमीन पर स्वामित्व बना। लैंड ओनर, ओन्ड यानी स्वामित्व, ठीक है, किसी का मालिक होना। अ स्मॉल क्लास ऑफ लैंड ओनर्स ओन्ड द लैंड। इसमें से कुछ भूस्वामियों का जमीन पर स्वामित्व बना और वो सामान्य लोगों से उन पर काम करवाकर जमीन का लाभ उठाते रहे।
अ स्मॉल क्लास ऑफ लैंड ओनर्स ओन द लैंड, राइट। लैंड ओनर का मतलब भूमि के जो स्वामी थे, मालिक थे, उन्होंने भूमि का स्वामित्व हो गए, मालिक हो गए, और यहाँ पे सामान्य लोगों से क्या किए, जमीन में काम करवाए और जमीन का लाभ उठाए। रिप द बेनिफिट, रिप द बेनिफिट का मतलब होता है लाभ उठाना। रिप द बेनिफिट, लाभ उठाना। कैसे लाभ उठाए? रिप द बेनिफिट बाय मेकिंग द कॉमन पीपल फॉर देयर लैंड। बाय मेकिंग द कॉमन पीपल फॉर्म देयर लैंड का मतलब जो कॉमन पीपल थे, दूसरे लोग थे, उनको उनके खेत पे काम कराए, राइट। In some societies, kings manage the land and irrigation resources and also protected the territory and in turn took a large share of the agricultural produce as taxes. अब यहाँ पे टैक्स सिस्टम चालू हुआ। कुछ समाजों में क्या हुआ, कृषि भूमि और सिंचाई का प्रबंधन करने तथा उस क्षेत्र की रक्षा के लिए राजा बने, जो किसानों से उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा टैक्स यानी कर के माध्यम से ले लेते थे। ह्यूमन प्रोडक्टिविटी ग्रू इन दिस सोसाइटीज एज पीपल एक्सप्लॉयटेड रिसोर्सेज इन कॉम्प्लेक्स वेज। इनमें अधिक संसाधनों का जटिल उपयोग हो पाया और मनुष्य की उत्पादक क्षमता बढ़ गई, राइट। ह्यूमन सोसाइटी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन क्षमता ग्रू बढ़ा इन दीज सोसाइटीज एंड पीपल एक्सप्लॉयटेड रिसोर्सेज इन कॉम्प्लेक्स वे, राइट। संसाधनों का उपयोग जटिल उपयोग हुआ। जटिल उपयोग का मतलब टूल्स का उपयोग किए। टाउन्स एंड सिटीज विथ लार्ज बिल्डिंग्स developed, as trade grew and art and culture flourished, right? देखिए, ट्रेड, टाउन्स एंड सिटीज विथ लार्ज बिल्डिंग्स डेवलप। टाउन विशाल भवन, जो बड़े बड़े भवन बन गए, कलाकृति, नगर, व्यापार आदि इनके पहचान बने और उनका क्षेत्र विस्तार लगातार बढ़ता गया और वे विशाल साम्राज्य निर्मित कर पाए, ठीक। द ग्रोथ टाउन्स एंड सिटीज विथ लार्ज बिल्डिंग डेवलप्ड। बड़े बड़े शहर बने, बिल्डिंग भी डेवलप हुए। ट्रेड ग्रू यानी ट्रेड का मतलब व्यापार, ठीक है। GROW ग्रो वर्ब है ना, ग्रो यानी बढ़ना, उसका पास्ट टेंस है GREW ग्रू। एंड आर्ट एंड कल्चर फ्लरिश्ड, ठीक है। इसका मतलब जो कलाकारी जो रहता है, आर्ट एंड कल्चर, कला भी बढ़ा और कल्चर भी बढ़ा यहाँ पे। हाउएवर, लेकिन एक घाटा भी हुआ। हाउएवर दीज सोसाइटीज एक्सपीरियंस वाइडनिंग इंटरनल डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज का मतलब भेदभाव। क्या घाटा हुआ? लेकिन हाउएवर दीज सोसाइटीज एक्सपीरियंस वाइडनिंग इंटरनल डिस्पैरिटीज that resulted in social inequality, class, caste differentiation, slavery, subjugation of women, etc. और यहाँ पे साथ साथ क्या हुआ, इन समाजों में आंतरिक असमानताएं बढ़ती गई। आंतरिक असमानताएं मतलब इंटरनल डिस्पैरिटीज। इंटरनल डिस्पैरिटीज आंतरिक असमानता, डिस्पैरिटीज का मतलब असमानता बढ़ती गई और ऊंच नीच का भेदभाव हुआ। और क्या रिजल्ट रहा? इन सोशल इनइक्वालिटीज। सोशल इनइक्वालिटी का मतलब ऊंच नीच हुआ। क्लास कास्ट डिफ्रेंशिएशन, क्लास कास्ट डिफ्रेंशिएशन मतलब ऊंच नीच का हुआ, साथ में वर्ग भेद भी हुआ, जाति भेद भी हुआ। वर्ग भेद और जाति भेद, क्लास कास्ट डिफ्रेंशिएशन। और स्लेवरी, स्लेवरी यानी गुलामी हुआ। और सबजुगेशन ऑफ वीमेन, सबजुगेशन ऑफ वीमेन का मतलब औरतों को द्वयम दर्जा प्राप्त दिया गया या स्थापित हुआ। औरतों को द्वयम दर्जा मतलब क्या होता है कि जो राइट्स या अधिकार मेल के पास थे वो फीमेल के पास नहीं थे, राइट। सबजुगेशन, इसका मतलब सबजुगेशन ऑफ वीमेन यानी औरतों को द्वयम दर्जा प्राप्त हुआ, यानी जो राइट्स मेल के पास थे
वो फीमेल के पास नहीं थे, इसको समझना। फिर द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशन, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशन इन ह्यूमन हिस्ट्री was the industrial revolution. The next important revolution in human history was the industrial revolution, which began about 250 years ago. मानव इतिहास की अगली महत्वपूर्ण क्रांति आज से लगभग 250 वर्ष पहले शुरू हुई, इसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं, राइट। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति। इसमें क्या हुआ? फैक्ट्रीज वर सेट अप टू प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल। इसके बाद कारखानों द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से फैली। फैक्ट्रीज वर सेट अप टू प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल। फैक्ट्री यानी कि कारखाने बने। These factories required vast quantities of raw materials and fuel, which led to a sharp rise in the demand for natural resources. The nations that were industrializing in the 19th century began to look for new raw material sources to keep their factory running. They sent their scientists and geologists on exploratory expedition to all corners of the globe to identify countries rich in natural resources. फिर क्या हुआ? यहाँ पे जैसे आपको मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद कारखाना या फैक्ट्री बनी और उत्पादन की प्रक्रिया तीव्र गति से फैली। फिर कारखानों के लिए कच्चा माल और ईंधन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ गया। फिर कारखानों को चलाने के लिए दुनिया के कोनों कोने से यानी हर जगह से कच्चा माल मंगाया जाने लगा। और जो देश 19वीं सदी में औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे, वो विश्व के कोने कोने में अपने वैज्ञानिक और भूगोल के विशेषज्ञों को भेजकर वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया और उनका एक्सप्लॉयटेशन उपयोग या दोहन के लिए मार्ग तैयार किया, राइट। These nations believed that the world's natural wealth was a resource that it had to be used to the full. इसका मतलब क्या है कि इन लोगों में यह विचार बना कि प्राकृतिक संपदा उद्योगों के लिए संसाधन है जिसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। The resources were to be exploited to increase production in their factories and thus improve the living standards of their people. इस तरीके से संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग से क्या हुआ? भरपूर मात्रा में वस्तुएं प्रदान हुआ और उनसे जीवन का स्तर भी बढ़ गया। They also believed that scarcities of raw materials could be managed by developing new technology and production techniques. They began to colonize countries across Asia, America and Africa and to exploit the natural wealth of these colonies. इसका मतलब क्या हुआ कि नई नई तकनीकों के विकास से संसाधन की कमी को दूर कर पाए और उपयोग को सुगम बनाने के लिए एशिया, अमेरिका और अफ्रीका का उपनिवेशीकरण किया गया। उपनिवेशीकरण का मतलब दे बिगेन टू कोलोनाइज कंट्रीज अक्रॉस एशिया। बेटा यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और इन दिस वे वी विल कंटिन्यू टुडे। हाँ, ये पार्ट 2 है इस लेसन का। पार्ट 3 तुरंत इसके बाद आप पढ़ेंगे।